नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट महेश। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम ये सीखेंगे कि जब भी कोई हमें अवार्ड मिलता है और उस अवार्ड को हम चैलेंज करना चाहते हैं, उस अवार्ड को उस आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में आपने ऑब्जेक्शन भी रेज किया होगा, आपका स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस भी दिया होगा। अब मैंने ऑब्जेक्शन कैसे बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस कैसे देना है, मैंने इससे पहले अपने वीडियोस में अच्छे से आपको समझाया है। और बहुत सारे अवार्ड कैसे कैंसिल हो जाते हैं, उसके प्रैक्टिकल उदाहरण भी मैंने आपको दिए हैं कि कैसे आर्बिट्रेशन का विड्रॉ किया गया बैंक के द्वारा, कैसे आर्बिट्रेशन का अवार्ड जो है जो लोन बोरोवर के बिहाफ फेवर में भी आ जाता है कभी कभी। ऐसे भी वीडियो मैंने बना के रखे हैं। तो दोस्तों, ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, ये आपको फ़ायदेमंद रहेगा। जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, जिन लोगों के पास वकील साहब को देने के लिए पैसा नहीं है, वो लोग ऐसे सिचुएशन में अपना ऑब्जेक्शन कैसे दे, अपना डिफेंस कैसे दे। इसीलिए मैंने अपना इस वीडियोज़ में आपको मैं प्रैक्टिकल नॉलेज देता रहता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में भी मैं ऐसा ही एक आपको प्रैक्टिकली एक नोटिस जो ड्राफ्ट करके दिखाऊंगा, वो है लीगल अवार्ड चैलेंज नोटिस। जैसे दोस्तों, आपके खिलाफ एक्स पार्टी अवार्ड पास हो गया है और आपने उसमें ऑब्जेक्शन भी दे दिया है, और आपके अगेंस्ट आर्बिट्रेटर साहब ने जो है अवार्ड पास कर दिया। तो उस कंडीशन में आपको उस अवार्ड को चैलेंज करना होता है। जब भी आपके पास अवार्ड कॉपी आती है, तो आपको पहले तो सबसे पहले उस अवार्ड को चैलेंज करने के लिए आपको पहले अवार्ड चैलेंज नोटिस भेजना पड़ता है। वो आप खुद भी भेज सकते हैं या फिर किसी वकील साहब के द्वारा भी आप उसको ड्राफ्ट करके उनको भेज सकते हैं। अब ये अवार्ड चैलेंज नोटिस कैसे ड्राफ्ट करना है, मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो जैसे कि हम कैसे अवार्ड चैलेंज नोटिस बनाते हैं, मैंने एक अपने क्लाइंट का ये अवार्ड चैलेंज नोटिस बनाया है, और यही मैं आपको नोटिस मैंने कैसे ड्राफ्ट किया है, मैं आपको इस वीडियो में आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है? सबसे पहले आप ये देखना कि सबसे पहले ये जो टाइटल है, ये नोटिस किस वजह से आप जो अपोजिट पार्टी को दे रहे हैं, जैसे कि लीगल अवार्ड चैलेंज नोटिस, ऐसा हेडलाइन आपका नोटिस का होना चाहिए। अब यहाँ पे आप ये जो नोटिस है वो रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेजेंगे, स्पीड पोस्ट से, और एक ईमेल भी बैंक को और आर्बिट्रेटर्स आपको करना होता है। सबसे पहले तो आप ये बैंक का नाम और एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे, अथोराइज्ड पर्सन जो भी होंगे उनको आपको मेंशन करना है, और बैंक का ईमेल आईडी जो भी होगा, कस्टमर केयर का हो या फिर नोडल ऑफिस का हो, ये इनमें से आपको ईमेल आईडी यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद जो आर्बिट्रेटर साहब होंगे उनका नाम और उनका एड्रेस जो भी रहेगा यहाँ पे आप लिखोगे। उसके बाद जो मान लो उसमें आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल है या फिर आर्बिट्रे इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि आजकल बहुत सारे आर्बिट्रेशन ओडीआर प्लेटफॉर्म आ गए हैं। तो वो जो ओडीआर प्लेटफॉर्म का भी यहाँ पे आप नाम और एड्रेस यहाँ पे, और इनका भी ईमेल आईडी होगा तो ईमेल आईडी यहाँ पे लिखेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि नेक्स्ट जो है आपका सब्जेक्ट आएगा। ये आपको सब्जेक्ट में लिखना है कि आप किस सब्जेक्ट के अनुसार आप ये नोटिस जो है बैंक और आर्बिट्रेटर्स आपको आप भेज रहे हो। अब यहाँ पे लीगल नोटिस अंडर सेक्शन 34 रीड विद सेक्शन 36 ऑफ आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996 चैलेंजिंग द इनलीगल वाइड एंड अनइन्फोर्सेबल आर्बिट्रल अवार्ड डेटेड 1/1/2026 पास्ट इन आर्बिट्रेशन केस नंबर सो एंड सो demanding withdrawal therefore and discharge of illegal attachment a debit freeze notice before legal proceeding। अब हम ये नोटिस इसीलिए भेज रहे हैं कि आप ये जो है आर्बिट्रल जो अवार्ड हो किया है आपने, ये आप वापस ले लीजिए, इसको आप वाइड डिक्लेयर करिए। इसीलिए ये जो चैलेंज नोटिस हम भेज रहे हैं, नहीं तो फिर हम आगे लीगल प्रोसीडिंग हम करेंगे। जो भी हमारी रेमेडी बनती है वो रेमेडी हम वहाँ पे लेंगे। तो रेफरेंस आप यहाँ पे जो भी आपका मान लो लोन अकाउंट नंबर है, क्रेडिट कार्ड नंबर है, ये आप यहाँ पे लिखेंगे, और अवार्ड जो रेफरेंस यहाँ पे लिखेंगे कि इस डेट का आपका अवार्ड। अब आगे आप जैसे कि हम
जो नए लॉयर भी है, कुछ जूनियर्स होते हैं यहाँ पे हमारे इस चैनल पे, वो प्रैक्टिकल जो ड्राफ्टिंग जो है सीखते हैं, उनके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जैसे कि आप अपने क्लाइंट को कैसे ये नोटिस जो है ड्राफ्ट करके देंगे। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ माय क्लाइंट, जो भी आपके क्लाइंट का नाम और पूरा एड्रेस है यहाँ पे आप लिखेंगे। हियर एम आफ्टर रेफर टू एज माय क्लाइंट एंड नोटिस रिस्पोंडेंट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिखेंगे। अब सबसे पहले फैक्ट्स एंड बैकग्राउंड्स, अब ये सारा आपको यहाँ पे लिखना है। अब कोई भी लीगल नोटिस भेजते हैं तो उसका हिस्ट्री हम लेते हैं, और एक हिस्ट्री या फिर उसको हम फैक्ट्स बैकग्राउंड्स हम बोलेंगे। ये हम बैकग्राउंड यहाँ पे अच्छे से लिखेंगे। फैक्ट एंड बैकग्राउंड में आप ऐसा लिखेंगे कि द आर्बिट्रेशन एंड क्लेम, the notice number one, Kotak Mahindra Bank Limited initiated arbitration proceeding claiming recovery rupees so and so, alleged outstanding against credit card number so and so, issued to my client. A demand termination notice dated 11/7/2025 was issued, and invocation notice so and so was sent per pursuant to which the present arbitration was initiated। मतलब इस तरीके से आपने जो है आर्बिट्रेशन चालू कराया। देखिए इसके बाद क्या होता है, अवार्ड चैलेंज नोटिस जब भी हम भेजते हैं, तो उसके बाद तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में अवार्ड चैलेंज करने के लिए सेक्शन 34 में पिटीशन लगाना पड़ता है। अब सेक्शन 34 में पिटीशन लगाना है, उससे पहले आपको ये नोटिस जो भेजना है, अवार्ड चैलेंज नोटिस, ये मैंडेटरी है। और जब भी आप सेक्शन 34 में पिटीशन लगाने वाले हो, तो उसको आपको 3 महीने का लिमिटेशन पीरियड है। जैसे अवार्ड आपके पास हाथ में आए, उस डेट से लेकर आगे 3 महीने तक आपको टाइम है। उसी 3 महीने के अंदर आपको ये अवार्ड चैलेंज नोटिस देना है, और 15 से 20 दिन, 1 महीना आप चाहिए तो आप वेट कर सकते हैं कि क्या ये अवार्ड और विड्रॉ करते हैं, क्या ये अवार्ड आपको कोई रिप्लाई देके ये वाइड डिक्लेयर करते हैं, उसका आप इंतज़ार करिए। नहीं तो फिर आपको सेक्शन 34 में 3 महीने के अंदर पिटीशन लगाना है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और या फिर हाई कोर्ट के सामने, ठीक है। अब वो पिटीशन कैसे लगना है, उसका भी ड्राफ्ट में आने वाले वीडियोज़ में, आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको दिखाऊँगा। अब यहाँ पे हम चैलेंज नोटिस कैसे बना रहे हैं, ये हम यहाँ पे सीख रहे हैं। तो यूनिलैटरल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रिब्यूनल, द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड नॉमिनेटेड फॉर द आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन रिजॉल्वर, which is actually engaged by the bank using system algorithm without any human intervention and without seeking the consent of participation of my client in the appointment of sole arbitrator। अब यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि आप जब भी आपने ये रिजॉल्वर जो ओडीआर प्लेटफॉर्म है, उनके द्वारा जो आपने आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट की जो प्रक्रिया की, वो एक सिस्टमैटिक एक एल्गोरिदम है, वो एक सॉफ्टवेयर जनरेटर है, और ह्यूमन इंटरवेंशन उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। और विदाउट सीकिंग द कंसेंट और पार्टिसिपेशन ऑफ माइंड, मतलब हमारे जो क्लाइंट है उनसे कोई भी फ्री कंसेंट उसमें ली नहीं गई है। ये ऐसा इस तरीके से हमें पहले तो जो ट्रिब्यूनल है उसको हमें यूनिलैटरल बताना है। अब आपने ट्रिब्यूनल तो अपॉइंटमेंट किया, उसके बाद आपने एक पार्टी जो है प्रोसीडिंग चलाई। अब एक्स पार्टी प्रोसीडिंग में द नोटिस ऑफ अपीयरेंस कैंसिलेशन डेटेड सो एंड सो वाज सेंट विया द स्पीड पोस्ट, माय क्लाइंट नोटिस डेटेड so and so was returned, and the notice dated so and so was shown as a delivered without establishing actual knowledge or service upon my client. The tribunal proceeded to declare my client ex parte. Thereafter the statement of claim was filled and evidence was recorded entirely behind my client back। अब यहाँ पे आपने जो प्रोसीडिंग चलाई, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग चलाई है आपने, ठीक है, और हमें ये नोटिस आपने मिली है, ऐसा आपने यहाँ पे दिखाया। इंटरिम अटैचमेंट ऑर्डर भी आपने यहाँ पे की। द ट्रिब्यूनल वाइड इंटरिम ऑर्डर रेटेड सो एंड सो डायरेक्टेड माय क्लाइंट to furnish security to the tune of the claim value and impose a provisional attachment over my client movable property and debit freeze over identified bank accounts without affording my client any opportunity of her hearing on the said application। मतलब आपने जो इंटरिम ऑर्डर किया, वो मूवेबल प्रॉपर्टी अटैच करने का और डेबिट फ्रीज करने का, बैंक अकाउंट फ्रीज करने का, ऐसा आपने जो है इसमें इंटरिम ऑर्डर किया।
ठीक है? तो इम्प्यून ऑर्डर मतलब जैसे आपने अभी अवार्ड इम्प्यून अवार्ड पे किया, मतलब आपने एक अवार्ड भी उसमें अभी भेजा, द सोल आर्बिट्रेट हैज़ पास्ड द फाइनल अवार्ड डेटेड सो एंड सो डायरेक्टिंग माय क्लाइंट टू प्ले प्रिंसिपल प्लस कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरेस्ट, मतलब जैसे प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट के साथ आपने बोला कि हमें 4,45,000 रुपये भरिए, फ्यूचर इंटरेस्ट भी आपने 18% लगा दिया, और आर्बिट्रेशन कॉस्ट भी आपने यहाँ पे 11,000 रुपये लगा दी, और स्टैम्प ड्यूटी भी जो आपने स्टैम्प पेपर आपने लगाया उसका भी हमें आपने और यहाँ पे दिया। द अवार्ड वाज मेड विदाउट हियरिंग माय क्लाइंट एंड देयरफॉर wholly void and without jurisdiction and unenforceable in law। तो हमें ये बोलना है कि ये जो अवार्ड आपने किया है ये हमारा कोई हियरिंग ही नहीं उसमें प्रॉपर लिया गया, हमें कोई उसमें हमने कोई उसमें जो है कोई ऑब्जेक्शन ही हमारा नहीं कंसिडर किया, ना हमारा फ्री कोई कंसेंट लिया गया, और कोई जुडिक्शन नहीं बनता, जो आर्बिट्रेटर जो यहाँ पे नियुक्त किए गए उनका कोई जुडिक्शन ही नहीं बनता। ऐसे ये पॉइंट जो है हमारे अवार्ड चैलेंज नोटिस में आने चाहिए। अब पार्ट टू लीगल इन्फर्मिटीज एंड इनलीगलिटीज, ये इसमें हमने देखिए कोई भी अवार्ड हम चैलेंज करते हैं तो उसमें हमें वैलिड ग्राउंड्स के साथ उसको चैलेंज करना पड़ता है। अब वैलिड ग्राउंड्स कौन से हमने ग्राउंड कौन से इसमें लगाया, तो ये यहाँ पे हमने ग्राउंड वन में लिखा है वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब यहाँ पे हमने ये बोला कि द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग वेर कंडक्टेड विदाउट नॉलेज एंड पार्टिसिपेशन ऑफ माय क्लाइंट, द purported service of notice speed post does not conclusively establish knowledge of actual receipt. Section 18 of the Arbitration Conciliation Act mandate equal treatment of parties and full opportunity of hearing. The tribunal proceeded to ex parte evidence, accept the claimant bank case law, stock, barrel, and pass an award without affording my client। अब हमें कोई आपने जैसे लिखा है यहाँ पे स्पीड पोस्ट से आपको नोटिसेस हमें भेजा गया, पर वो एक्चुअल नोटिसेस हमें मिला ही नहीं, और आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि नोटिस हमने भेजा है और उसके बाद आपने जो है एक्स पार्टी अवार्ड भी यहाँ पे किया है। हमें कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी कि हमें अपॉर्चुनिटी टू फाइल अ स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस अंडर सेक्शन 23/1 ऑफ द एक्ट, मतलब हमें 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 कोई नोटिस ही नहीं मिला, ना आपका स्टेटमेंट ऑफ क्लेम मिला, और हमें कोई अपॉर्चुनिटी हमारा स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस देने की मिली ही नहीं, और फिर भी आपने ये अवार्ड किया। देखिए ग्राउंड्स बहुत सारे ले सकते हैं आप, जैसे कि आपके केस के फैक्ट्स के ऊपर है, मतलब आपने अगर ऑब्जेक्शन दिया होगा तो वो ऑब्जेक्शन भी यहाँ पे डालना चाहिए, मतलब हमने इस डेट को आपको ऑब्जेक्शन दिया था, बट आपने कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं, मान लो आपके पास बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे कि जिनको ये अवार्ड कॉपी ही डायरेक्ट मिल जाता है, बीच वाले कोई नोटिसेस ही नहीं मिलते, तो उस अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे लिखना होगा। अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन द क्लेमेंट विटनेस CW1 मिस्टर वनीता श्रीवास्तव सीनियर मैनेजर। अब जो आपने इसमें जो CW1 जो आपके सीनियर मैनेजर है बैंक के, इनको हमें क्रॉस एग्जामिन करने का कोई मौका ही नहीं हमें मिला। अब यहाँ पे डिफेंस तो आप जो आपको निकल आए वो सारे डिफेंसेस आपको यहाँ पे ले लेने हैं। अपॉर्चुनिटी टू चैलेंज द एग्जिबिट्स इंक्लूडिंग स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड फोरक्लोजर एंड कैलकुलेशन, मतलब आप हमें कोई अपॉर्चुनिटी जितने भी आपने एग्जिबिट्स यहाँ पे फाइल किए हैं उसको तो हमें चैलेंज करना था, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को हमें चैलेंज करना था, फोरक्लोजर जो कैलकुलेशंस है उसको हमें चैलेंज करना था। अपॉर्चुनिटी टू कंटेस्ट द exorbitant interest rate and unilateral charges applied to the credit card account, मतलब हमें सारे यूनिलैटरल आपने चार्जेस लगाए, गलत आपने चार्जेस यहाँ पे लगाए, उसको भी हमें चैलेंज करना था, तो हमें तो कोई अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं। द अबाव कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ऑफ ब्रीच ऑफ नेचुरल जस्टिस रेंडर्ड द अवार्ड वाइड अपेशन एंड लिबल टू द सेट असाइड अंडर 34(2)(a)(3 of the Arbitration and Conciliation Act as interpreted by the Honorable Supreme Court इन इस जजमेंट में। ठीक है, ये जो जजमेंट है इसमें हम ये बोला गया है कि इस तरीके का अवार्ड जो है सेट असाइड करने के लायक होता है। अब ये पहला हमने ग्राउंड ले लिया, अब दूसरा ग्राउंड ये है कि इनलीगल यूनिलैटरल अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। अब इसमें हमने यहाँ पे चैलेंज नोटिस में लिखा द सोल आर्बिट्रेटर वाज अपॉइंटेड थ्रू अ क्लेमेंट बैंक ओन चूज जन आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन रिजॉल्वर, जो आपने खुद ही चूज कर लिया बाय अ सिस्टम एल्गोरिथम विदाउट एनी इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंटरवेंशन और कंसेंट ऑफ माय लैंड।
client. This is a direct violation and constitution mandate of impartiality and expressly prohibited under the law laid down by Honorable Supreme Court in Perkin Eastman. ये जो जजमेंट है इसमें जो बोला गया है किस तरीके से आर्बिट्रेटर चुना जाना चाहिए, हमारे क्लाइंट की कोई कंसेंट ही नहीं ली, और एक सिस्टमैटिक एल्गोरिदम, ये जो सॉफ्टवेयर थ्रू, जैसे आप ये आपने जो अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर की प्रक्रिया की, वो एक गलत प्रक्रिया है, ऐसा हमने यहाँ पे बोला। वेरी इट वाज held that party interest in the outcome of dispute cannot have the exclusive power to appoint the appointment the arbitrator। मतलब ये जो परकिन इस्टमन का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसमें ये बोला गया है कि जिस भी पार्टी को आउटकम में इंटरेस्ट है, वो पार्टी आर्बिट्रेटर अपॉइंट ही नहीं कर सकती। ये बहुत फेमस जजमेंट है और ये बहुत सारी जगहों पे ये एप्लीकेबल होता है दोस्तों। तो ये जजमेंट मैं अपने हर एक वीडियो में, हर एक अवार्ड चैलेंज नोटिस में या फिर ऑब्जेक्शन में हम ये जजमेंट का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि ये जो अवार्ड किया गया है, ये यूनिलैटरल अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर के द्वारा किया गया है। अब किसने चुना हुआ है आर्बिट्रेटर, ये रिजॉल्वर इंस्टीट्यूशन किसने चुना है, ये बैंक ने ही चुना है ना। अब देखिए यहाँ पे इंस्टीट्यूशन, ये रिजॉल्वर के, अब ये लोग क्या बोलते हैं कि ये एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है रिजॉल्वर तो, और इनके द्वारा ये आर्बिट्रेटर चुना गया है ना, हमने इस आर्बिट्रेटर को ये चुना है, ऐसा ये एक यहाँ वहाँ पे ये जो है डिफेंस बाद में लेंगे। बट ये रिज़ॉल्वर को चुनने की प्रक्रिया भी जो है अपने क्लाइंट के द्वारा भी कंसेंट होनी चाहिए, तब ये रिज़ॉल्वर से करेंगे। अब बहुत सारे ओडीआर प्लेटफॉर्म आ गए, ये सिस्टमैटिक जो सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑटोमेटिकली इनके नोटिस चले जाते हैं और फिर ये आर्बिट्रेटर भी चुन लेते हैं, और ऐसा पता चल जाता है कि आर्बिट्रेटर इसी बैंक के हजार हजार केस जो है हैंडल करता है। तो यहाँ पे इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट कहाँ पे हो गया, ये तो आर्बिट्रेटर इम्पार्शियल है, इंडिपेंडेंट है, कैसे हो गया। और ये जो सेक्शन 12(5) है, सेक्शन 12(5) का शेड्यूल 7 है, इसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी आर्बिट्रेटर चुना जाता है तो उसके प्रीवियस कोई बिजनेस रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए, मतलब उसी पार्टी से। अब यहाँ पे ये जो आर्बिट्रेटर एक एक हजार केस उनके, मान लो फॉर एग्जांपल बैंक केस हैंडल कर रहा है, तो सारे केसों में एक्स पार्टी ऑर्डर हो रहा है, तो ये आर्बिट्रेटर कैसे इम्पार्शियल हुआ, कैसे इंडिपेंडेंट हुआ। मान लो ये रिजॉल्वर ही अगर हजार हजार, दो दो हजार, चार चार हजार लोगों का अगर यहाँ पे बैंक के द्वारा जो है आर्बिट्रेशन करवा रहा है, तो ये तो बैंक का एक सर्विस प्रोवाइडर हम बोल सकते हैं। बैंक को ये सर्विस प्रोवाइड करता है, बैंक के साथ वो बिजनेस रिलेशनशिप में है ना, बैंक के साथ वो लाखों रुपए कमा रहा है ये इंस्टीट्यूशन, ऐसे हम यहाँ वहाँ पे दिखा सकते हैं। और फिर ये परकिंग इस्टमन का जजमेंट लगा के ये अगर इंस्टीट्यूशन भी होगा तो भी हम इस ओडीआर प्लेटफॉर्म भी होगा तो ओडीआर प्लेटफॉर्म को भी हम चैलेंज करवा सकते हैं। तो बस दोस्तों ये पैराग्राफ इस तरीके से आपको लिखना है। अब यहाँ पे एक मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, ये बहुत सारे ओडीआर प्लेटफॉर्म आ गए हैं जिसमें वो ये क्या करते हैं, ओडीआर प्लेटफॉर्म का नाम लेके जो है आर्बिट्रेटर चूज करते हैं। अब ओडीआर प्लेटफॉर्म ये कैसे, मतलब डायरेक्ट आर्बिट्रेटर से मान लो ये चुन लेंगे, जैसे कि ये परकिन इस्टमन का जजमेंट है, इसमें ये बोला है कि जिस भी पार्टी को आउटकम में इंटरेस्ट है वो पार्टी आर्बिट्रेटर चुन नहीं सकता। बट क्या है कि ये आर्बिट्रेटर नहीं चुन सकता, तो ये लोग क्या करना चालू कर दिए हैं, आजकल ओडीआर प्लेटफॉर्म चुन ले रहे हैं। ओडीआर प्लेटफॉर्म क्या कर रहा है, ये सॉफ्टवेयर थ्रू ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक एल्गोरिदम से काम करा रहे हैं, है ना। मैंने तो ऐसा सुना कि बहुत सारे लोग ये मुझे बोलते, सर हम ये ओडीआर प्लेटफॉर्म की जैसे मीटिंग हम अटेंड करते हैं, मीटिंग हमें अपीयरेंस का जो डेट मिलता है उस डेट में हम जैसे कि वो लिंक क्लिक करते हैं ऑनलाइन, तो वहाँ पे कोई रहता ही नहीं, ना आर्बिट्रेटर रहता है, ना हमारा कुछ सुना जाता है, कुछ हमें बोलने में नहीं दिया जाता है ना। और डायरेक्ट ऐसा पता चलता है कि इन्होंने इंटरिम ऑर्डर कर ली, इन्होंने अवार्ड कर लिया। मतलब ऐसे इन गलत तरीके ये जो है ओडीआर प्लेटफॉर्म पे मैंने जो आजकल एक्सपीरियंस किया वो यहाँ पे मैं आपको बस बताना चाहूँगा। अब ये यहाँ पे एक प्रिंसिपल है दोस्तों,
what you cannot directly what you cannot do directly cannot do indirectly। मतलब क्या है कि आप जो चीज डायरेक्टली नहीं कर सकते, ठीक है, वो आप इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते। मतलब जैसे कि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप आउट जिस पार्टी को आउटकम में इंटरेस्ट है वो आप आर्बिट्रेटर नहीं चुन सकते। अब यहाँ पे आर्बिट्रेटर नहीं चुन सकते तो ये इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, रिजॉल्वर को चुन लिए। बहुत सारे ओडीआर प्लेटफॉर्म है उनको चुन रहे हैं। मतलब जैसे आर्बिट्रेटर बताया गया है, तो यहाँ पे आर्बिट्रेटर को इन्होंने इनडायरेक्टली डायरेक्ट रिजॉल्वर मतलब जो ओडीआर प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है इन्होंने मतलब सिलेक्ट कर लिया, अपॉइंट कर लिया। मतलब ये तो ये प्रिंसिपल के ये जो है अगेंस्ट हो जाता है दोस्तों, है ना। तो ये आप बात यहाँ पे ध्यान में रखिए। तो ये एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है, ये मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूंगा। अब कुछ लोगों को थोड़ा सा ये मेरा लीगल लैंग्वेज में ये समझा रहा हूँ। मैं आपको और कोशिश करूँगा कि और सिंपल भाषा में आपको समझाना यहाँ पे चाहूँगा कि ये लीगल लैंग्वेज बहुत सारे लोगों के मतलब पल्ले नहीं पड़ती। तो मैं जितना हो सके अपने वीडियोज़ में सिंपल करके बताता हूँ, ठीक है? So further, the circumstances of the arbitrator appointment securely attract the disqualification income under the fifth and seventh schedule of the Arbitration and Cancellation Act, which rendered the arbitrator ineligible and entire proceeding without lawful section. My client was never offered any choice to alternate in the matter of appointment। देखो दोस्तों, इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है। अब मैं यहाँ पे बहुत सारा पैराग्राफ नहीं पढ़ूंगा कि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। मैं बस मेन हेडलाइन यहाँ पे आपको पढ़ के आपको बस उसको एक्सप्लेन करूंगा 2 लाइन में। जैसे कि तीसरा ग्राउंड हमने यहाँ पे लिया, वो है एब्सेंस ऑफ वैलिड एंड इन्फोर्सेबल आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। अब ये ग्राउंड हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लेना होता है जब भी आप अवार्ड चैलेंज करते हैं। तो अब्सेंस ऑफ अ वैलिड एंड इन्फोर्सेबल आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। अब यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे लोन एग्रीमेंट में बस एक क्लॉज होता है, ठीक है। तो वो क्लॉज में काफ़ी नहीं रहता कि उस क्लॉज के तहत आप जो है आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट किया, आप यूनिलैटरल अपॉइंटमेंट करें। तो यहाँ पे प्रॉपर एक आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट होना चाहिए। अब ये एग्रीमेंट ही हमारे बीच में नहीं है, ऐसे इस तरीके से हम यहाँ पे एक ग्राउंड के तहत हम यहाँ पे चैलेंज नोटिस को भेज सकते हैं। और कोई भी वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ना होने के कारण और फिर भी आपने ये फ्रीजॉल या फिर कोई भी रिसॉल्वर हो, सामा हो, बहुत सारे आजकल ओडीआर प्लेटफॉर्म मैंने तो देखे हैं। क्लाइंट्स मुझे जो है पूछते रहते, सर ऐसे ऐसे हमें नोटिस आ रहे हैं कि प्रॉपर वैलिड एग्रीमेंट नहीं है, फिर भी आपने जो है आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया आपने जो है चालू की है। तो आगे बढ़ते हैं। ग्राउंड 4, पेटेंट इनलेगलिटी अनकॉन्सिनेबल इंटरेस्ट रेट 42% पर एनम। तो ये आपने जो यहाँ पे इंटरेस्ट लगाया है बहुत हेवी है, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल अमाउंट पे आपने एंड द ग्रॉसली ये बोलते हैं अन कॉन्ट्रेरी टू पब्लिक पॉलिसी है, आप ऐसा यहाँ पे आप बोल सकते हैं। ये जो 42% इंटरेस्ट किस तरीके से मतलब आपने कैलकुलेट किया। जैसे आप 9% से इंटरेस्ट होता है, 12% इंटरेस्ट होता है, 18% इंटरेस्ट होता है, बट यहाँ पे आपने जो इंटरेस्ट लगाया वो 42% इंटरेस्ट आपने यहाँ पे लगाया। ये तो एकदम ये एक गलत इंटरेस्ट लगाने का तरीका है। इस तरीके से आप जो है पेटेंट इनलेगलिटी भी कर रहे हैं। यहाँ पे हम इस तरीके से एक ग्राउंड हम ले सकते हैं। अब डिस्प्यूटेड ग्राउंड 5 हम बोल रहे हैं डिस्प्यूटेड एंड अनवेरिफाइड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। मतलब आपने यहाँ पे कोई स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट उन्होंने दिया है तो वो एक डिस्प्यूटेड है और हमसे कोई उसका वेरिफिकेशन आपने नहीं किया है ना। हमसे कोई उसका हम शेयर नहीं करने के कारण हमें उसके ऊपर हमने आपने कैसे रिन्यूअल फी, एनुअल फी, पेमेंट चार्जेस, है ना, फाइनेंस चार्जेस और कैश विड्रॉल फीस, ये जैसे कि क्रेडिट कार्ड के केस में और भी क्या क्या चार्जेस हमें लगा है उसका कोई हमें आपने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। तो ये आप अमाउंट जो है डिस्प्यूटेड है, अकाउंट स्टेटमेंट जो है वो डिस्प्यूटेड है, आप यहाँ पे बोल सकते हो।
ग्राउंड 6 में आप ये बोल सकते हो इनलीगल अटैचमेंट, डेबिट फ्रीज, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब आर्टिकल 21 जो है कॉन्स्टिट्यूशन, अपना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्राइवेसी का हमें अधिकार देती है। बट आपने ये जो अवार्ड किया है, आपने जो हमारे जो अकाउंट फ्रीज करने के लिए इस इनलीगल यूनिलैटरल अपॉइंटमेंट करके आपने जो हमारे अकाउंट फ्रीज करने का जो ऑर्डर किया है, और या फिर हमारे जो मूवेबल प्रॉपर्टी अटैचमेंट करने का ऑर्डर किया है, तो ये तो आर्टिकल 21 का उल्लंघन है ना। और ये वैसे भी ये कंट्री टू सेक्शन 17 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट, ये सेक्शन 17 को भी क्या करता है, वायलेट करता है। तो इस तरीके से इतने सारे जो है और भी बहुत सारे ग्राउंड्स आप यहाँ पे ले सकते हैं, बट जैसे कि आपके केस में कौन से ग्राउंड सुटेबल है, उस तरीके से आपको ग्राउंड्स लेने होते हैं। तो यहाँ पे हमने फिर प्रेयर करना है, हमने डिमांड करना है अब सामने वाले बैंक को या फिर आर्बिटर साहब को, जब भी आप ये नोटिस भेजोगे, तो उनको आपको क्या डिमांड करनी है, मतलब आपको क्या कहना है, अब इस नोटिस भेज के आपको क्या कहना है। ठीक है, तो नोटिस नंबर 1, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड इज hereby to call upon the forthwith withdraw, cancel and treat a null and void the arbitral award dated so and so, was past the case number so and issue written confirmation of same of my client within the opposite period। मतलब हम ये चाहते हैं, हमने हमारी ये मांग है, ये आपने जो इस तारीख का जो आर्बिट्रल अवार्ड और इस केस में जो आर्बिट्रल अवार्ड किया है, ये आप नल एंड वाइड करिए, इसको आप कैंसिल करिए, विड्रॉ करिए, ऐसी हमारी यहाँ पे मांग है। अब देखिए यहाँ पे विड्रॉ शब्द आना चाहिए, कैंसिल आना चाहिए, एंड ट्रीट एज नल एंड वाइड। ये देखो, ये मतलब क्या होता है, जो इन तीनों में से वो कर सके, वो वहाँ पे करे, ऐसा हम यहाँ पे बोल रहे हैं। ठीक है, नोटिस नंबर, अभी डिमांड नंबर 2 क्या है, नोटिस नंबर नंबर 1, notice number 1 is further called upon to immediately and unconditionally discharge, lift and revoke the provisional final attachment over my client movable property and the free debit freeze imposed on my client's bank account, and instruct all concerned branches bank accordingly within the opposite। अब बहुत सारी बार ये होता है कि इन्होंने क्या है, इंट्रीम ऑर्डर किया रहता है और बहुत सारे बैंकों को इन्होंने भेजा रहता है, जहाँ पे आपका अकाउंट मिले वहाँ पे वो आपका अकाउंट जो है फ्रीज कर देता है। वो तो वहाँ के ब्रांच मैनेजर की ड्यूटी होती है कि जैसे कि कोई आर्बिट्रल इंट्रीम ऑर्डर आ गया, तो उसको फॉलो करना है और आपका अकाउंट फ्रीज करना है। बट उसको ये नहीं पता होता कि ये जो ऑर्डर है, इंट्रीम ऑर्डर, ये इनलीगल है, यूनिलैटरल तरीके से किया गया है। अब जब भी आप वो ब्रांच मैनेजर के पास जाते हो कि ये अकाउंट इनलीगल है, यूनिलैटरल ऑर्डर से फ्रीज किया गया है, तो वो तो मानता नहीं है ब्रांच मैनेजर, वो तो बोलता है नहीं, आप इसको आप फिर स्टे ऑर्डर लेके आइए, आप हाई कोर्ट जाइए, उसको आप सेट असाइड करिए, और फिर वो ऑर्डर आएगा तब मुझे दिखाइए, तब मैं उसको जो है इस अकाउंट को मैं अनफ्रीज कर दूंगा। अब ये तो उसका ड्यूटी है, उस हिसाब से वो आपको बोलेगा। फिर आपको ये हाई कोर्ट ही जाके अगर इंट्रीम ऑर्डर हुआ होगा तो आपको हाई कोर्ट जाके सेटिसाइड करना होता है। और अगर अवार्ड ही हो गया है तो आपको सेक्शन 34 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में आपको जाना पड़ता है। ठीक है, अब डिमांड नंबर 3 हमने ये बोला कि notice number 1 to 3 are called upon to this is from taking any steps toward execution of information of said arbitral award, including but not limited to filing of any execution petition, attachment proceeding and garnish order pending resolution of my client grievance। अब जब तक हमारा ये नोटिस का ग्रीवेंस पेंडिंग है, हमारा ये डिस्प्यूट हमने रेज किया है वो पेंडिंग है, तब तक आप कोई भी अवार्ड का आप एग्जीक्यूशन ना करिए, कोई भी अटैचमेंट की प्रोसीडिंग ना करिए, या फिर कोई आप गार्निशी ऑर्डर वगैरह ना लीजिए। अब गार्निशी ऑर्डर के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो जब तक ये हमारा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पेंडिंग है, तब तक आप उसको कोई भी जो है आप एग्जीक्यूशन आप ना करिए, ऐसा हमने यहाँ पे बोला। अब डिमांड नंबर 4, notice number 1 is called upon to furnish a complete and itemized account statement for credit card number so and so from the date of issuance to the date of charge off, clearly reflecting the principal amount, interest, leaved fee, charge applied, payment received, a methodology of computation of the claimant outstanding।
मतलब हमें आप और एक चीज़ आप ये करिए कि जो आपने इंटरेस्ट वगैरह लगाया है, ऐसा जो आपने एटमाइज्ड स्टेटमेंट आपने तैयार किया है, वो स्टेटमेंट हमें कैसे-कैसे आपने लगाया, कैसे इंटरेस्ट वगैरह चार्जेस वगैरह लगाए, पेनल्टीज़ वगैरह लगाया, ये आप हमें एक स्टेटमेंट ज़रूर हमें भेजना। और हमारा एक इंटेंशन दिखाने के लिए डिमांड नंबर 4 हमने ये किया कि हमारा तो इंटेंशन है पे करने का। देखो, आप ऑब्जेक्शन दे रहे हो, चैलेंज कर रहे हो, बट आप एक आपका इंटेंशन भी आपका होना चाहिए कि आपको लोन को रिपे भी करना है। अब यहाँ पे लोन को रिपे करना है, तो आपको बैंक से टाइम भी रिक्वेस्ट करना चाहिए। एक इंटेंशन समझ में आता है कि आप विलफुल डिफ़ॉल्टर नहीं है, तो हमने यहाँ पे लिखा काइंडली काइंडली प्रोवाइड 12 मंथ टू अलाउ फॉर सेटलमेंट फॉर एनी आउटस्टैंडिंग ड्यूज़। मतलब यहाँ पे हमने ये बोला कि जो लेजिटिमेट यहाँ पे एनी की जगह पे हम यहाँ पे लेजिटिमेट ऐसा ये शब्द यूज़ करेंगे। तो हम लेजिटिमेट का इस शब्द का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि अगर आपने कोई बड़ा चढ़ाकर आउटस्टैंडिंग दिखाया होगा तो वो हम एक्सेप्ट नहीं, हमें सेटलमेंट लेजिटिमेट आउटस्टैंडिंग पे करना है। ठीक है, देखिए इस तरीके से आपको ये जो है नोटिस में डिमांड आपकी रखनी है। और ये सारा हम आपको एडवाइस कर रहे हैं, हम इस नोटिस में बोल रहे हैं कि 15 डेज के अंदर आपको हमें रिटर्न कम्युनिकेशन करके आपको भेजना है। नहीं तो अगर कोई लीगल स्टेप्स अगर उठानी होंगी, तो इसका जो रिस्क कॉस्ट और कॉन्सिक्वेंसेस है वो आपको ही भरना पड़ेगा। हम ये फाइलिंग करेंगे पिटिशन बिफोर अप्रोप्रिएट कोर्ट के सामने 34 में अवार्ड चैलेंज करने के लिए। और एप्लीकेशन 36(2) ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग, ये भी हम कर सकते हैं। रिट पिटिशन भी माननीय हाई कोर्ट के सामने लगा सकते हैं, है ना? हमारी जो रेमेडी बनती है वो तो हम करेंगे। हम आरबीआई ओम्बुड्समैन में भी आपकी कंप्लेंट करेंगे कि ऐसे इनलीगली ऑर्डर अवार्ड आपने किया, है ना? और इनिशिएट कंज्यूमर कोर्ट में भी हम जा सकते हैं कि आपके जो हरासमेंट की जो टैक्टिक्स है, इसमें जो लोग कंज्यूमर है, हम एज अ कंज्यूमर भी होते हैं क्योंकि हमने आपसे क्रेडिट कार्ड की सर्विस ली थी। बट आपके इनलीगल प्रैक्टिस की वजह से ये हम जो है यहाँ पे कंज्यूमर कोर्ट में भी आपके खिलाफ डैमेजेस वगैरह कंपनसेशन वगैरह कॉस्ट कॉस्ट वगैरह वहाँ पे आप उससे लेंगे, है ना? तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लास्ट लिखेंगे, दिस नोटिस इशूड विदाउट प्रेजुडिस टू ऑल अदर राइट्स एंड रेमेडीज अवेलेबल टू माय क्लाइंट इन लॉ एंड इक्विटी, ऑल विच आर एक्सप्रेसली रिजर्व। और इस नोटिस का एक कॉपी भी यहाँ पे हम जो है हमारे ऑफिस में और सेफ सेफ रख रहे हैं, ताकि आगे आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन ले सके। और यहाँ पे हमारा लॉ फर्म का सिग्नेचर, मेरा सिग्नेचर यहाँ पे स्टैम्प के साथ। इस तरीके से दोस्तों हमें कोई भी अवार्ड चैलेंज नोटिस भेजना होता है। बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करके बोलते हैं, व्हाट्सएप करके बोलते हैं, या सर कमेंट में भी बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं कि सर हमें अवार्ड चैलेंज कैसे करना है, उसका लिमिटेशन पीरियड क्या होता है, उसको कैसे हमें ड्राफ्ट करना है ताकि हमें उसको चैलेंज कर सके। थोड़ा-सा हमारे पास पैसे की बहुत कमी है, तो क्या सर इसके ऊपर प्रैक्टिकल वीडियो हम हमें बना के आप दिखा सकते हैं ताकि हम खुद भी इसको भेज सकते हैं, है ना? तो जिन लोगों के पास पैसे की कमी है, तो आप इस तरीके से इस नोटिस को फॉलो करते हुए, इस ग्राउंड्स को फॉलो करते हुए, थोड़ा बहुत आपके फैक्ट्स के हिसाब से आपको चेंज करते हुए आपको इसको भेजना है। और जैसे-जैसे मैंने यहाँ पे दिखा, जैसे कि मैं यहाँ पे बोलूँगी अंडर इंस्ट्रक्शन ऑफ माय क्लाइंट, और इस यहाँ पे मैं जहाँ पे क्लाइंट लिखता हूँ, यहाँ पे आप खुद लिखते हो तो आपको यहाँ पे अंडर इंस्ट्रक्शन नहीं लिखना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती है करते हैं, माई क्लाइंट नहीं लिखना है कि क्योंकि आप खुद ही इसको भेज रहे, तो आई स्टेट ऐसा बोलना है, आई वहाँ पे यूज़ करना है ना? और आई के साथ आपको आगे के पैराग्राफ जितने भी होंगे वो आपको डिज़ाइन करने हैं। ठीक है दोस्तों? और फिर भी आपको मान लो मेरे से कोई हेल्प है, चाहिए इस नोटिस को ड्राफ्ट करने के लिए, मैं भी आपको हेल्प करूँगा। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो हर एक वीडियो के नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वो डिस्क्रिप्शन में आप पहले मुझे व्हाट्सएप करिए, डायरेक्ट कॉल आप ना करिए। सबको मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप डायरेक्ट कॉल ना करिए, कि मैं बिज़ी शेड्यूल में से आपको टाइम ज़रूर दूँगा, बट आप मुझे पहले व्हाट्सएप करिए, फिर मैं आपको टाइम दूँगा, उस टाइम हम ज़रूर बोलेंगे। आपका नाम, एड्रेस या फिर लोकेशन आप यहाँ पे लिखिए, और आपके पास कौन-सा अवार्ड आया है, नोटिस आया है, वहाँ पे आप मुझे पहले भेजिए, मैं उसको पहले देखूँगा।
और फिर आपको ज़रूर आपको टाइम दूँगा, आपसे बात ज़रूर करूँगा, उसके लिए मैं कोई कंसल्टेशन फ़ी भी नहीं लूँगा। ठीक है? ये बस आप लोन डिफ़ॉल्टर के लिए मैं आपको यहाँ पे करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि लोन डिफ़ॉल्टर के पास पैसे की बहुत कमी रहती है। तो जितना आपका पैसा बचे, मैं यहाँ पे अपने वीडियोज़ के ज़रिए प्रैक्टिकल आपको मार्गदर्शन यहाँ पे करता हूँ। और इसका फ़ायदा बहुत हज़ारों लोगों ने, मैं तो आज बोल रहा हूँ कि हज़ारों लोगों ने इसका फ़ायदा आज तक लिया है। और उनको रिलीफ़ भी मिले, उनके सेटलमेंट्स भी हुए, जितना भी मैंने वीडियोज़ बनाए उसका लाभ उनको मिला। मैं इसी में मुझे सब कुछ मिल गया, ऐसा मुझे यहाँ पे मानता हूँ। बट फिर भी अगर मेरे से अगर इस नोटिस को अगर ड्राफ्ट करना है तो थोड़ा बहुत वहाँ पे मिनिमम फ़ीस रहता ही है। नहीं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आप मुझे ड्राफ्ट करके दीजिए, बट वहाँ पे थोड़ा-सा मिनिमम फ़ीस लगेगा। मैं बस यहाँ पे आप खुद करेंगे इसीलिए मैं बना के दिखा रहा हूँ, ताकि आप खुद करके आपका पैसा बचाए। है ना? बट वहाँ जहाँ पे आप मुझे काम पे लगाओगे वहाँ पे थोड़ा बहुत फ़ीस वहाँ पे चार्ज करेंगे। ये आप थोड़ा-सा वहाँ पे नोट डाउन करिए, है ना? तो चलिए दोस्तों, आपको अगर इस वीडियोज़ में और कोई क्वेश्चन है, आप यहाँ पे कमेंट में लिखिए, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और आपको ऐसे कोई नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अगर चाहिए होंगे, तो उसे भी आप मुझे कमेंट करिए, ज़रूर आप नीचे लिखिए। और अगर इस वीडियो को आपको अच्छा ऐसा लगा कि आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिला है, तो आप इस अपने वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अपने, और ज़रूरतमंद लोगों के पास ये वीडियो आप ज़रूर शेयर करिए दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।